भारत को इस खित्ते से निकल जाने का इशारा आज से 8 साल पहले ही मिल चुका था, जब अमेरिका ने बाराक ओबामा के ज़माने में अफगानिस्तान के महाज से बोरिया बिस्तर लपेटने का इरादा किया था। अमेरिका के तमाम थिंक टैंक उसे मुतनब्बे कर रहे थे कि अगर अमेरिका मजीद इस जंग में उलझा रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि खामोशी से मुआशी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता हुआ चीन अमेरिका का उस खित्ते से बोरिया बिस्तर गोल कर देगा। 16 दिसंबर 2010 को बाराक ने ऐलान कर दिया कि वो अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों को मरहलावार वापस बुलाएगा। इस फैसले पर 13 जुलाई 2011 को अमल दरामद शुरू हुआ, जब 650 अमरीकी फौजियों का पहला काफिला वतन वापस रवाना हुआ। शिकागो में 21 मई 2012 को नेटो कॉन्फ्रेंस हुई और तय हो गया कि 2013 के वस्त तक अफगान अफवाज को कमान दे दी जाएगी और दिसंबर 2014 तक अफगान सरजमीन पर मौजूद नेटो ममालिक की 1,30,000 अफवाज वापस चली जाएंगी। भारत से अफगानिस्तान में $2 अरब के करीब सरमायाकारी करवाई गई। उसे अफगान पुलिस और खुफिया इदारों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन खिदमात के सिले में भारत को अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त थी। बलूचिस्तान में तमाम अफरा तफरी और मुसल्लह कार्रवाइयों को अफगानिस्तान में बैठकर ही कंट्रोल किया जाता था और एक बहुत बड़ा नेटवर्क वहां भारतीय काउंसिल खाने के ज़ेरे साया काम करता था, जिसका काम सरमाया फराहम करना, ट्रेनिंग देना और बलूचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करना था। भारत का अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही मफाद था कि वो उस सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान को मगरबी जानिब से भी गैर महफूज बना दे। यही वजह है कि जब अमरीकी हुकूमत और नेटो ने अफगानिस्तान से निकलने का यकतरफा फैसला किया तो भारत बहुत तिलमिलाया। अमरीका को ऐसा साथी करार दिया गया जो बगैर बताए पीठ में खंजर घोंपता है। अब भारत ने बरास्ता ईरान अफगानिस्तान में दाखिल होने पर मजीद तवज्जो देना शुरू की। भारत एक तवील अरसे से अफगानिस्तान के मफाद को पाकिस्तान से तोड़कर ईरान के रास्ते दुनिया से जोड़ने पर काम कर रहा था और उसने अफगानिस्तान में $152 मिलियन की लागत से दिलाराम से जरंज तक 218 किलोमीटर रोड जनवरी 2009 में मुकम्मल करके अफगान हुकूमत के हवाले की थी। ये सड़क अफगान इलाकों हिलमंद और नेमरोज से गुजरकर ईरान में दाखिल होती है। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर अफगानिस्तान का इन्हिसार खत्म करके ईरान की बंदरगाह चाबहार से जोड़ दिया जाए। इसी मकसद के लिए भारत ने चाबहार की बंदरगाह को बेहतर बनाने और उसका इंतजाम और इंसराम अपने पास रखने का भी मुआहिदा ईरान से किया हुआ था। इस सारे इलाकाई मंजरनामे में भौचाल उस वक्त आया जब जून 2013 में तालिबान ने कतर के शहर दोहा में अपना दफ्तर कायम किया और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। इस दफ्तर को खोलने के पीछे लातादाद मकासद छुपे हुए थे। अमरीका समझता था कि इस तरह तालिबान क़यादत के साथ अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात और गुफ्तो शनीद से एक ऐसा अफगानिस्तान मारिज़ वजूद में आ सकता है जो अमरीका और आलमी ताकतों के लिए काबिल कबूल होगा, यानी एक नीम सेकुलर नीम इस्लामी अफगानिस्तान। लेकिन तालिबान की इस्तिकामत ने अमरीका के सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। अमरीका अपने पीछे ऐसा अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता था जिसमें उसका अमल दखल मौजूद रहे, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर मुनक़सिम और मुंतशिर अफगानिस्तान बाकी रहे। आज 8 साल गुजरने के बाद अमरीका के दोनों ख्वाब चकनाचूर हो गए और अमरीका को अफगानिस्तान तालिबान के हवाले करना पड़ रहा है जो उसे पुरअमन रखने की सलाहियत रखते हैं। जिस मुल्क के ख्वाब मुकम्मल तौर पर टूटे हैं और जिसे तकरीबन कान से पकड़कर इस खित्ते से निकाला गया है वो भारत है। चाबहार की बंदरगाह से अफगानिस्तान को मिलाने का ख्वाब उसी दिन चकनाचूर हो गया था जब तालिबान ने जरंज दिलाराम रोड को अपने कब्जे में ले लिया था, और ये कब्जा आज तक कायम और मुस्तहकम है। इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान में बरास्ता ईरान मौजूद रहने के लिए मुसलसल कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे अमरीका के साथ तालिबान के मुज़ाकरात कामयाब होते गए उसी रफ्तार से भारत की अफगानिस्तान से रुखसती का वक्त करीब आता गया। अफगानिस्तान और इराक जंग में उलझे हुए अमरीका को ये एहसास तक ना हो सका कि कछुए की चाल चलता हुआ चीन ना सिर्फ इक्तिसादी बल्कि इलाकाई अस्करी बालादस्ती के मामले में भी बहुत आगे निकल चुका है। अपनी मुआशी कुव्वत के बलबूते पर वो खित्ते के ममालिक को जिन मुराद और सरमायाकारी की पेशकश कर सकता है, अमरीका का बजट अब उसका मुकाबला करने का मुतहम्मिल ही नहीं है। दूसरी जंग अजीम से लेकर अब तक अमरीका 70 साल से बहरे हिंद और बहरे ओकियानूस के इलाकों पर मुकम्मल इख्तियार रखता था। जापान के साहिलों से फिलिपाइन, इंडोनेशिया, वियतनाम और कोरिया जैसे ममालिक पर उसने अपनी ताकत से अपना गलबा मुसल्लत किया हुआ था।
اپنا یہ اختیار قائم رکھنے کے لیے اس نے ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور کوریا جیسے ممالک میں طویل جنگیں لڑیں، لیکن مشرق وسطیٰ اور افغانستان میں الجھ کر امریکہ نے اپنا اس قدر نقصان کر لیا ہے کہ اب دوبارہ اسے علاقے میں غلبہ قائم رکھنے کے لیے اسے ایک نئے اتحاد کی بنیاد رکھنا پڑی۔ 2019 سے پہلے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں نے ایک علاقائی ریجنل تقسیم کر رکھی تھی جسے ایشیا پیسیفک کہتے تھے۔ اس میں افغانستان سے لے کر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ارد گرد کے جزائر شامل تھے۔ اس ریجن کے لیے بینکاک میں اقوام متحدہ کا ایک علاقائی دفتر بھی قائم کیا گیا تھا۔ یہ اچھے دنوں کی بات ہے جب چین بھی اس کا رکن تھا، لیکن گزشتہ سال سے امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک نئے اتحاد کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے انڈو پیسیفک۔ اس اتحاد میں افغانستان، پاکستان اور چین شامل نہیں۔ اس خطے کے لیے امریکہ نے باقاعدہ انڈو پیکوم کے نام سے اپنی افواج کی ایک کمان بھی بنائی ہے۔ اس ضمن میں امریکہ نے جاپان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر بنوایا تاکہ چین کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے میں استعمال کیا جا سکے۔ خطے کے 15 ممالک کو بھارت اور جاپان کے گرد جمع کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو چین کے خطرے سے ڈرایا گیا ہے، لیکن دوسری جانب چین نے بھی ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے جو بھارت کے غلبے سے تنگ تھیں۔ افغانستان میں بھی اس وقت سب سے زیادہ سرمایہ کاری چین کی ہے۔ بھارت اور خطے کے دیگر ممالک کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کے ساتھ آباد ممالک کو امریکی اثر و رسوخ کے تحت منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چین اپنے ارد گرد اس سے تنگ ہوتے ہوئے اس گھیرے سے باہر نکلنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس کے لیے پاکستان ایک راستہ تھا جس کے ذریعے وہ افریقہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ تک پہنچ سکتا تھا۔ اب ایران سے معاہدے کے بعد وہ براستہ آذربائیجان اور ترکمانستان یورپی ممالک تک رسائی حاصل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 میں بھارت کی افغانستان میں رہنے کی جو امید ٹوٹی تھی اور اس نے ایران کی رسی پکڑی تھی، اب وہ رسی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ امریکہ نے چین کے مقابل آنا تو ہے، لیکن زمین پر چین سے جنگ صرف ایک ملک کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے بھارت، اور اس جنگ کا انجام بھارت کی مکمل تباہی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی تو خبر دی تھی، ہند کی بربادی چین سے۔